ऑलराइट, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन। हमने लास्ट इसमें इफ़ यू रिमेंबर वी सॉ द सिमुलेशन देखा था जिसमें है ना वी लुक्ड एट द पीरियोडिक टेबल और अलग अलग ग्रुप्स पीरियड्स ये सब कुछ चीज़ें देखा था और मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तुमको उसके बारे में दिया था। ओके अब उसी चीज़ को अपन थोड़ा एक नोट्स के फॉर्मेट में देख लेते हैं बिकॉज यू विल हैव टू रीड दीज नोट्स इजंट इट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है और उसके हिसाब से विल कंटिन्यू डिस्कशन। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, इट इज़ इन डिफरेंट ग्रुप्स और ब्लॉक्स। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, कौन से शेल में जा रहा है, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके हिसाब से अपन उसको क्लासीफाई करते हैं। ओके सो जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो इसी तरह से, और इसके एक्सेप्शन भी मैंने तुमको लास्ट इसमें दिखाया था। इफ़ यू रिमेंबर दैट लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड वाला एक्सेप्शन इजंट इट, उसमें अपन पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है उसमें, जिस हिसाब से अपन बोलते हैं कि इट शुड गो इनटू एफ ऑर्बिटल, वो एफ में न जाते हुए या 4f में न जाते हुए लैंथेनाइड के केस में इट इज़ गोइंग इनटू 5d isn't it? So that is the exception। तो उस हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में या कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। ओके सो द ब्लॉक इज बेसिकली नेम्ड बाय द सब ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो हमारे पास 4 ब्लॉक है, S, P, D एंड F। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में जाता है तो S ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, P में जाता है तो P ब्लॉक का, सिमिलरली D और F ब्लॉक का। इस तरह से अपन इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो वी हैव एलिमेंट्स लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, सीरियम, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट्स है। सो जैसे ये एलिमेंट्स अगर देख रहे हैं, जैसे सोडियम जो है, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन के फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, नियॉन 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है इसलिए दिस इज़ गोइंग टू बी s ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। सो ये s ब्लॉक में आएगा। सो इसी तरह से एल्यूमिनियम, इट इज़ एटॉमिक नंबर इज़ 13 और इसमें देखो P इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है इजंट इट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी अ P ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम ये फर्स्ट D ब्लॉक एलिमेंट होता है, बराबर है, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन D ब्लॉक, राइट। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहा है। रिमेंबर दैट हम लोग जो फिल करते हैं पहले S को फिल करते हैं और फिर 3D को फिल करते हैं, इजंट इट, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से इसमें जा रहा है, 3D में, नॉट 4s में, ये ध्यान में रखना है। ओके सो ऑल्दो वी कैन राइट इट इज एज दिस 3d1 4s2, ये ऐसा अपन इसका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में ही जा रहा है इसलिए दिस इज गोइंग टू बी अ D ब्लॉक एलिमेंट। ओके सीरियम, ओके दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इन F ब्लॉक, रिमेंबर दैट। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, सो मैं बात कर रहा था सीरियम। ओके सीरियम इज द फर्स्ट F ब्लॉक एलिमेंट। ओके सो इट्स एक्चुअली थोड़ा सा देखना ध्यान, इसके पहले आता है लैंथेनम। तो ये मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, वो होता है 6s2 5d1, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, रिमेंबर दैट 6, अब अगर अपन ऑफ-बॉ प्रिंसिपल देखें तो 6s के बाद आता है 4f, ओके और 4f के बाद आता है 5d, ओके ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से। ये तुम क्वांटम नंबर से डिसाइड कर सकते हो। 6s का 6 n वैल्यू है 6 और s वैल्यू है 0, ओके। इसका 4f का क्या होता है 4 + 3 और d का होता है 5 + 2, ठीक है ना। तो देखो इस हिसाब से अपन फिल कर रहे हैं, पहले इसको बिकॉज दैट इज 6, देन उसके बाद 4 + 3 7 एंड दिस इज 5 + 2 7, 4 पहले भरेंगे 5 बाद में भरेंगे, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, इजंट इट। तो हमको इसेंशियली अगर हमको फिल करना था तो 4f ये हमको पहले भरना था और उसके बाद देन वी हैड टू फिल 5d, ठीक है ना। बट व्हाट हैपन्स विथ लैंथेनम इज कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन था कि पहले 4f और फिर 5d, लेकिन देखा ये गया है कि इलेक्ट्रॉन होता है 5d में, नॉट इन 4f।
फॉर वट एवर रीज़न, इट्स अ स्टेबिलिटी इशू, और तुमको जिस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है उस हिसाब से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, बट देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन गिवन. ओके, again whatever, मतलब you can just make up your own thing with it. The electron actually goes into 5d. और उसके बाद अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फॉलो कर रहा है तुम्हारा, तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका वैलेंस शेल आएगा 6s2 एंड देन अभी F में आ रहा है, लेकिन देखो F में ये इलेक्ट्रॉन भी F में जंप करेगा, जो 5d में था वो एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करना है, इजंट इट? तो 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम. अंडरस्टूड है? इज दिस क्लियर? ये अपना इलेक्ट्रॉनिक, सो f में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको f में लिख रहे हैं, एंड दैट इज द f ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वाई हम लैंथनम को d ब्लॉक का एलिमेंट मानते हैं. बट यू नो दिस इज अगेन इट्स अ ट्रिकी बिजनेस. इट डिपेंड्स अपॉन विच बुक यू आर एक्चुअली रेफरिंग. ओके, सो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई तुमको मतलब ग्रिल नहीं करेगा. आई डोंट थिंक यू विल गेट एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन. ओके, एंड इफ इट डज देन यू जस्ट हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. तुम एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट्स व्हाई यू नीड एनसीईआरटी बुक एट योर होम. ओके, जो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं विच समझ लो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अग्रीड ऑन समथिंग एल्स, और एनसीईआरटी बुक वांट्स टू फॉलो समथिंग एल्स. ओके, so you basically say rest of the world go to hell, I am going to follow NCERT book because that is the exam thing. Okay, तुमको NCERT, so that is one of the worst part of it, कि it is so rigid कि you cannot actually go out of it. Okay, when there is a controversial thing, okay, you just have to stick with NCERT. तो ब्लॉक ये हमने लास्ट इसमें भी देखा था. ओके, दिस इज एस ब्लॉक. ओके, दिस इज़ योर पी ब्लॉक. ये अपना एस ब्लॉक फिर से यहाँ पे आ रहा है. हीलियम को अपन एस ब्लॉक में बोलते हैं, बट वी स्टडी देम विथ नोबल गैसेस. और ये डी ब्लॉक हो गए तुम्हारे 4, 3d, 4d, 5d, 6d एंड देन 4f. ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये तुम्हारी बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड देन नोबल गैसेस. ओके, ये जो डी ब्लॉक्स है इनके नाम ठीक से सुन लो बेसिकली. ओके, सो ये जो है इसको अपन बोलते हैं, मतलब दिस इज अ 3D सीरीज. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है ना? इट स्टार्ट्स विथ स्कैंडियम. ओके, एंड इट गोज अप टू जिंक. ये तुमको मालूम रहना चाहिए. और ये सीरीज जो है पूरी, ये तुमको मालूम रहनी चाहिए इन दैट ऑर्डर. बेसिकली ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी हिसाब से तुम एटॉमिक नंबर ध्यान में रखते हो. ओके, यहाँ पे हमको ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इस सीरीज़ में से. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ठीक है, ये हो गया अपने 3D सीरीज. इसको अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल रहे हैं. देन यू हैव सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. ये जब एरो बनाता हूँ मैं, दैट एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग एज अबव. ठीक है ना? सो दैट इज सेकंड ट्रांजिशन. मेरे को फिर बार बार ट्रांजिशन सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये चालू होता है फ्रॉम यूटेरियम. जिंक के नीचे कौन सा आता है? कैडमियम. ठीक है ना? कैडमियम. ठीक है, देखो जिंक एक मतलब इफ यू लुक एट दिस, ये जो एलिमेंट्स है, ओके, जिंक, कैडमियम और इसके नीचे आता है मर्क्यूरी. ये सारे के सारे बैटरीज बनाने में काम आते हैं. ओके, जिंक जो बैटरी अपनी जो रेगुलर सेल होता है ना, दैट इज़ बेसिकली ये जिंक बैटरी. जैसे अपना ये एवर रेडी वाला जो सेल आता है, दैट इज़ ए जिंक बैटरी. ठीक है, उसके नीचे कैडमियम, निकल कैडमियम करके रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसमें कैडमियम यूज़ किया जाता है. और उसी में जो अपना ये होता है, फॉर एग्जांपल जो लिटिल सेल्स जो होते हैं ना बैटरी के, जो मतलब रिस्ट वॉच के जो सेल्स होते हैं, या टॉयज़ में जो छोटे वाले सेल आते हैं, चपटे वाले बटन सेल्स जिसको बोलते हैं, उसमें मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे आता है. ठीक है, और मैं तुमको लास्ट इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनके बारे में बताता है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एस ब्लॉक के पूरे मेटल है, डी और एफ ब्लॉक के पूरे मेटल है, और फिर इधर एफ ब्लॉक के करीब आधे से थोड़े कम बेसिकली दीज आर मेटल्स. और फिर ये जो होते हैं दीज आर नॉन मेटल्स. थोड़े बहुत मेटालॉइड्स आएंगे यहाँ पे बीच में,
दीज आर मेटेलॉइड्स, ओके। और इधर फिर नॉन मेटल्स आते हैं, हेलोजन्स सारे के सारे नॉन मेटल्स है, नोबल गैसेस, सॉरी नोबल गैस सारे के सारे नॉन मेटल्स है। हेलोजन्स इज ऑल्सो बेसिकली ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, आर्सेनिक थोड़ा सा सॉरी ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम मेटेलॉइड में आता है, तो ये है, ठीक है ना, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इधर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये नॉन मेटल है, इधर कार्बन दैट इज़ नॉन मेटल, ओके। तो इस तरह से थोड़ा पीरियोडिक टेबल नहीं है, ठीक से अपने को मालूम रहना चाहिए। सो क्विकली वी गोना डिस्कस द ब्लॉक्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस ऑर्बिटल में जा रहा है, एनएस बोले तो लास्ट एस ऑर्बिटल, लास्ट एस शेल या ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है ना। सो इस जो भी एलिमेंट में ये अपने को मिलेगा तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का रहेगा। बेसिकली इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इनर्ट गैस जो भी आएगा, ओके, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, एंड देन NS1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, ये x जो है छोटा वाला, उसकी वैल्यू या तो 1 रहेगी या तो 2 रहेगी, इज इट, तभी वो एलिमेंट एस ब्लॉक का माना जाएगा, अगर x की वैल्यू 1 या 2 है तो, ओके। इसको अपन बोलते हैं, अगर x की वैल्यू 1 है तो वो हो जाएगा अल्कली मेटल, और अगर x की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये समझ में आ रहा है क्या, ओके। अगर यहाँ पे S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया अल्कली मेटल, और अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। एस ब्लॉक के सारे जो एलिमेंट्स है दीज आर मेटल, एक्सेप्शन ऑब्वियसली कौन सा रहता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, ओके। इसीलिए इसको अपन इसको भले ही साथ में रखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, समझ में आया ना, इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। इट्स काइंड लाइक अ कजिन, वो रहने को आ गया, इट इज़ अ वेरी डिस्टेंट कजिन, वो तुम्हारे साथ रहने को आ गया, बट इट्स नॉट एक्चुअली बिलोंग्स टू योर फैमिली, ऑलराइट। अल्कली मेटल्स दे बेसिकली फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन, तो M+ टाइप के आयन्स बनाएंगे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये डाइवैलेंट कैटायन बनाएंगे, ठीक है ना। डाइवैलेंट या बाइवैलेंट दोनों बोल सकते हो, डाई या बाय इंटरचेंजेबल वर्ड है ना। ये जो एलिमेंट्स है दीज आर यूजुअली सॉफ्ट मेटल्स, ओके। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ओके। मैं तुमको एक वीडियो भी दिखा दूंगा टू इंडिकेट कि किस तरह से ये सॉफ्ट है और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा लो है। ये नेक्स्ट इसमें मेरे को दिखाना पड़ेगा क्योंकि आई हैवंट एक्चुअली looked at the video yet. इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ लो, ऑलराइट, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब सबको समझ में आ गया कि ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है। हाउ डू यू डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, कोई मेरे को बता सकता है क्या, समझ में आया क्या? दैट इज़ द डेफिनेशन, इसेंशियली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है ना। उसके ग्राउंड स्टेट में से जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे आखिरी वाला, वो निकालने के लिए जितनी अपनी एनर्जी की लगती है, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने तुमको बहुत समझा के बताया था बेसिकली कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कॉन्सेप्ट जो अपन यूज़ करते हैं ये अपने को आगे आता है, ये बताया था, रिमेंबर दैट, यस। So this is basically what it is. Now let me explain what it actually means. So let's say we have a nucleus and then we have these orbits, ठीक है ना। So let me just draw few orbits. Doesn't matter, it just, you know, we need few orbits, तो orbits ले लिए, and then there are electrons in each of these orbits, okay. So first orbit में you can say you have 2 electrons, second orbit में you can have like 8 electrons, yeah, something like that. और the third orbit है, let's imagine कि you have just 1 electron, okay, तो ये अल्कली मेटल हो जाएगा अल्टीमेटली, okay। और कितने पीरियड का एलिमेंट है, 1 2 and 3, थर्ड पीरियड का अल्कली मेटल है। थर्ड पीरियड का अल्कली मेटल बोले तो कौन सा हो गया, थर्ड पीरियड का अल्कली मेटल बोले तो सोडियम हो गया, ओके। दिस इज बेसिकली अ सोडियम एटम। अब टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ओके, इसको मैं कुछ एनर्जी दूंगा, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट और व्हाटएवर, कुछ इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्म इसको एनर्जी दे रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सो दैट विल बेसिकली गो एंड गेट रिमूव्ड, मतलब पूरा गायब ही हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉन नाउ। तो अब क्या हो गया बताओ,
यहाँ पे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, ओके, सो नाउ कितने शेल्स बचेंगे मेरे पास? सो यहाँ पे वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 8, ओके। तो इसको क्या सिंबल देंगे अपन, बताओ, इसको क्या सिंबल देंगे? ये तो सोडियम है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस वुड बी कॉल्ड एज Na+, ओके। तो ये सोडियम आयन बन गया। तो मेरे को बेसिकली सोडियम से सोडियम आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइज कर रहे कि नहीं कर रहे? हमने क्या कर दिया, सोडियम मेटल था, उससे क्या बनाया? आयन बनाया ना, सोडियम आयन बनाया, इजंट इट? जस्ट टर्म के ऊपर ध्यान दो ना, टर्म के ऊपर ध्यान दो कि मेरे पास सोडियम एटम था, उससे मैंने सोडियम आयन बनाया, तो जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलूँगा मैं? आयनाइजेशन एनर्जी, इजंट इट? सिंपल इंग्लिश है, कुछ भी नहीं, इजंट इट? तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको बोलूँगा मैं आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। सो कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट से मेरे को अगर उस एलिमेंट का आयन बनाना है तो उसको मैं बोलूँगा आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, जैसे इससे मेरे को अगर ये बनाना है, ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी Ie2, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, हम इसकी बात कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो फॉर जो एलिमेंट्स है इनके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वाली, दैट इज़ लो। सेकंड वाली जनरली हाई होती है, थर्ड वाली उससे भी जनरली हाई होती है, डिपेंड्स अपॉन द आयंस दैट वी आर फॉर्मिंग। तो ये आगे अपन ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, एक जनरल प्रॉपर्टी अपन अभी देख रहे हैं। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लो, अंडरस्टूड है? लो आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई दे आर वेरी रिएक्टिव। जस्ट इमेजिन ना, इलेक्ट्रॉन अगर मैं फटाक से निकाल सकता हूँ, बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, तो ये जो एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी देंगे, दानवी रही है, कर्ण है बेसिकली, कोई भी आए उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, समझे क्या? इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। ये बहुत खुश हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो ये बहुत रिएक्टिव है, समझा? ओके, सो दे आर वेरी रिएक्टिव। दे आर नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है नेचर में। नन ऑफ दिस एलिमेंट प्योर फॉर्म में मिलते हैं, समझ में आया? सोडियम कैसा मिलता है अपने को नेचर में? सोडियम आयन कैसा मिलता है? NaCl मिलेगा, है ना, Na जो भी सॉल्ट है उसके फॉर्म में मिलेगा, Na2O मिलेगा, ओके, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, लेकिन एज अ सोडियम तुमको नेचर में कभी नहीं मिलेगा, इसको बनाना पड़ता है। क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? उसी तरह से मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ये वैसे के वैसे कभी नहीं मिलते। वाई? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं नेचर में? जैसे अगर मान लो तुमने सोडियम मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके, जस्ट मेरा सोडियम का मेटल ला लिया, एक प्लेट में है यहाँ पे, क्या होगा बताओ? कैन यू इमेजिन क्या हो सकता है? इट्स वेरी रिएक्टिव। किसके साथ रिएक्ट होगा ये? एयर में अलग अलग कंपोनेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है उसमें? ऑक्सीजन। तो ये क्या करेंगे? उसके साथ रिएक्ट होंगे, बराबर है ना? इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑलराइट। इन सम केसेस दे ऑल्सो रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्राइड बनाएंगे, तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, बट दे विल नॉट स्टे एज प्योर सोडियम, ओके, फॉर एवर तो नहीं रहेंगे। अब किसी की रिएक्टिविटी कम होती है तो उसको हो सकता है ना कुछ दिन लग जाए ऑक्साइड में कन्वर्ट होने में। कुछ जो एलिमेंट है वो हो सकता है कि एक बार ऑक्साइड की लेयर बन जाए ऊपर की, तो उसके अंदर फिर वो दे आर इनर्ट, फिर अभी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता, तो वो रिएक्ट नहीं होगा। तो मैं तुमको आगे एक वीडियो में दिखा भी दूंगा कि किस तरह के दिखते हैं प्योर फॉर्म में। दे डोंट स्टे, मतलब मेटालिक क्लस्टर नहीं दिखेगा तुमको, ओके, क्योंकि ऊपर जो होते हैं मेटल के, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, वो निकालनी पड़ती है। यू सी द ऑक्साइड, यू सी द मेटालिक क्लस्टर, जैसे मेटल दिखता है ना वैसे दिखेगा ये, लेकिन इसको थोड़ी देर रखो तो ये इट बिकम्स वाइट, इसके ऊपर वाइट परत, एक जंग लग जाती है बेसिकली। और इनका जो जंग होता है वो होता है वाइट कलर का, तो ये वाइट कलर का ऊपर लेयर चढ़ जाएगा इसके ऊपर, दैट इज़ द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल, ओके। सभी एलिमेंट जो है अल्कली एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इसी तरह का ऑक्सीडेशन होता है इनका, इसी तरह की रिएक्शन होती है इन एयर, ओके, बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी, ओके।
सो बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है, लो है, तो फटाफट रिएक्ट करेंगे। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो होता है उसको तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इवन दो जो अपना ऑक्सीजन एयर में होता है दैट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव। ओके, ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव है कि ये अपना डबल बॉन्ड तोड़ के मेटल के साथ चले जाता है बेसिकली। सो ये जो एलिमेंट्स है दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट्स इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो देर इज़ अ गेन इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर, जो भी एलिमेंट है। ओके, जैसे सोडियम ले रहा हूँ तो मेरे को सोडियम प्लस आयन मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर चार्ज दैट इज़ 0, देयर इज़ अ डिफरेंस इन चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे इन रेडॉक्स चैप्टर, ठीक है ना? लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीडेशन नंबर को तुम सीधा सीधा इमेजिन कर सकते हो चार्ज, क्योंकि आयंस की बात हो रही है तो चार्ज ऑन द आयन, ठीक है ना? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। ओके, तो ये +1 हो गया इसके ऊपर, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट मैग्नीशियम का क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा और तुमको मैग्नीशियम 2+ बनाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? फ्रॉम 0 to +2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये एलिमेंट क्या होते हैं? दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो गए मतलब क्या हो गया? इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। समझ में आया ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो क्या होगा कि जो एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका रिडक्शन हो जाएगा, इजंट इट? अब रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ रहा है तो रिडक्शन में चार्ज कम हो जाएगा, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन है अपना। ओके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और इसने अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 सोडियम आया, ओके, 2 Na आया और 2 Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर अपने को 2Na+ मिल जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन बना है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्साइड आयन। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज था, इसके ऊपर कितना चार्ज था? 0। इसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो 0 से -2 जा रहा है तो जो चार्ज है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रिडक्शन। जब चार्ज रिड्यूस होता है तो रिडक्शन, जब चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्योंकि इनका चार्ज बढ़ रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, दूसरे का चार्ज कम करते हैं। अंडरस्टूड है? ओके, डिटेल में अपन रेडॉक्स चैप्टर में इसको पढ़ने वाले, सो डोंट वरी अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया। इसके लिए कुछ चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है, प्रीरिक्विजिट है जो अपन नहीं देख रहे। ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जो अपने को पहले देखनी पड़ती है। तो इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो उसके लिए अपने को ऑक्सीडेशन रेडॉक्स चैप्टर तक रुकना पड़ेगा। ओके, सो इसेंशियली अपन क्या बोल रहे हैं कि दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, विच इज़ बेसिकली अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दे गेट कन्वर्टेड टू आयंस। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ओके, डोनेट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, अब दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ओके, सो दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, दे विल गेट कन्वर्टेड टू आयंस। द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। समझ में आया क्या? लिथियम और बेरिलियम ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवैलेंट नेचर होता है। ये अपने को केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि दे जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। थोड़ा एक्सेप्शन समझ लो इसमें, लिथियम और बेरिलियम। समझ में आएगा? थोड़ा बहुत मैग्नीशियम भी एक्सेप्शन आता है बेसिकली, बट दीज आर द एक्सेप्शन जो अपने को आगे अगले वाले चैप्टर से ज़्यादा और समझ में आएंगे। ओके, ये पहले जो बेसिकली 4 चैप्टर है, ओके, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर,
पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर एक बार अपने हो जाते हैं, देन मतलब काफ़ी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है केमिस्ट्री के वो अपने हो जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री मच बेटर। समझ में? तब तक तुमको रुकना पड़ेगा जब तक अपना केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता। ये समझ में आ गया? अंडरस्टूड है सब कुछ अब तक जो भी बताया मैंने? तो एक तुमको मैंने जनरल आइडिया दे दी है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे है, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में दे दिया है कि जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं। अब देखते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन दैट एंटर्स इनटू np ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसके वजह से इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ns2 np6। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन वैलेंस शेल ही लिखेंगे, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 3s2 3p1, इजंट इट? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। x की जो वैल्यू है that is going to be from 1 to 6. You go to from जैसे अर्गॉन ले लो, ठीक है ना, अर्गॉन उसी इसमें आएगा। सो 3s2 3p6, ठीक है, यहाँ पे अपना p ब्लॉक कंप्लीट हो गया। देन वी मूव ऑन टू द फोर्थ शेल, ठीक है, 4s में इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। सो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज गोइंग टू बी द 6th इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। इसका ग्रुप नंबर होता है 12+x। बेसिकली 12+x बोले तो जैसे एल्यूमिनियम है, ओके, एल्यूमिनियम ये आता है ग्रुप 13 में, ओके, तो इसको अपन लिखते हैं 12+1, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, इजंट इट? वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो 12+1 लिख रहे हैं अपन एल्यूमिनियम, ठीक है, वो मतलब वैलेंस ऑर्बिटल बोलो, एक्चुअली वैलेंस नॉट वैलेंस शेल। इसको मैं 10+3 भी लिख सकता हूँ, ओके, आई थिंक दैट विल प्रोबेबली मेक मोर सेंस। इसको मैं अगर 10+3 लिखता हूँ तो, क्योंकि एल्यूमिनियम के इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इजंट इट? तो इसको अगर इसका ग्रुप नंबर निकालना है मेरे को, तो मैं जस्ट राइट 10+3 = 13, दैट इज द ग्रुप ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। उसी तरह से अगर मान लो फॉस्फोरस लेना है मेरे को, फॉस्फोरस, ओके, सो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 10+5 हो गया = 15 फॉर फॉस्फोरस। तो ये हो गया इसका ग्रुप नंबर, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डिसाइड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, कंप्लीट एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ठीक है, मतलब ग्रुप 1 and 2 and 13 से लेके 18 तक, ये सारे जो ग्रुप्स है उनको अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को जस्ट दीज आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, इजंट इट? तो सबसे पहले जो अपन पढ़ाते हैं बेसिकली इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाते हैं, ओके, दीज आर द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। द नोबल गैसेस फॉल इनटू दिस ग्रुप, और इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और इनमें मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स दोनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ओके। देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, इजंट इट? सो हमारा जैसे अगर इफ़ यू गो फ्रॉम इन दिस पीरियोडिक टेबल, सो ये जो एलिमेंट्स है these are metals, isn't it? These are also metals, but as you go from left to right, metallic character जो है वो decrease होता है, isn't it? तो अगर metallic character decrease हो रहा है तो non metallic character increase हो रहा है। so यहाँ पे जो starting वाले जो elements है, these are basically metal, metallic character top to bottom increase होता है, left to right decrease होता है। तो हो क्या रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है these are metallic, and then you have these elements, okay, these are non-metallic, okay. So as you go from left to right, there are certain elements that are actually metallic, certain elements that are non-metallic, और बीच में दोनों के बीच में जो elements आते हैं, okay, let's say these elements, these are basically your metalloids. इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है that is higher than एस ब्लॉक एलिमेंट, एंड एक्चुअली जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ओके, लेफ़्ट टू राइट,
एंड इफ़ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसके रीज़न अपन आगे देखेंगे, बट दैट इज़ द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड मोर एनर्जी टू एक्चुअली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है क्या? बताओ सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हीलियम की। ओके, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। कहाँ गया ये? बिकॉज एज यू सी द ट्रेंड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। हीलियम इज एक्चुअली नोबल गैस, तो नोबल गैसेस की तो वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही होती है। इफ़ यू लुक एट हियर, आयनाइजेशन एनर्जी इधर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट आता है दैट इज हीलियम। हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सेलेंट, ऑलराइट। सो इन इफेक्ट अगर मैं किसी भी पीरियड में देखूँ, जैसे ये पीरियड ले लो, ठीक है ना, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके ये एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन तक। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी नियॉन इस पीरियड में। ओके, नोबल गैसेस विल ऑलवेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। ठीक है, देन इट इज गोइंग टू बी फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये होगा। तो सबसे लोएस्ट किसका हो गया फिर? लिथियम। ओके, अल्कली मेटल्स विल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड एंड noble gases will always have highest ionization energy in the period. clear है? then second जो highest रहता है period में, second highest that is halogens. okay, obviously noble gases को लेके तो अपन कोई reaction करते नहीं है, yes or no? noble gases they are pretty much unreactive except argon, xenon, ये थोड़े से reactive है, लेकिन ये बाकी जो elements है these are unreactive. क्यों unreactive है? इसका भी आंसर तुमको मिल रहा है अभी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज एक्सट्रीमली हाई। ओके, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, सेल्फिश है। ओके, दे डोंट वांट टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट वांट टू गिव द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? एक्सट्रीमली सेल्फिश एलिमेंट्स। ठीक है, सो essentially they are unreactive, nobody wants to be with these guys. ओके, कोई इनके साथ आना भी नहीं चाहता। ओके, और ये किसी के साथ जाना भी नहीं चाहते, ऐसा बोल लो, दैट्स फाइन। थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी अपने थोड़ी सी मतलब डोनेटिंग एबिलिटी जो है बढ़ती है एज यू गो डाउन। बेसिकली क्रिप्टॉन, जीनॉन थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी दिखाते हैं। इनके जो कंपाउंड्स है वो अपने को है पी ब्लॉक में 12th में देखेंगे, फिलहाल नहीं। हैलोजेंस दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि देखो इनका आयनाइजेशन एनर्जी भले ही ज़्यादा है, इजंट इट? आयनाइजेशन एनर्जी भले ही ज़्यादा है, बट दे जस्ट नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ठीक है ना, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते अपन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से ले लेते हैं। अब सोचो, मैं जैसे क्लोरीन ले लिया मान लो, और सोडियम, एक दूसरे के लिए ये तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना? Isn't it? परफेक्ट कपल है कि नहीं है? सो दे हैव अ वेरी नाइस रिएक्टिविटी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े आसानी से रिएक्ट होते हैं। देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ला लो सोडियम के साथ में या लिथियम के साथ में, बड़े आसानी से रिएक्ट होगा ऑक्सीजन उसके साथ। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे 2 सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को। ओके, ऑक्सीजन बड़ा खुश हो गया और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। सो इस तरह से रिएक्टिविटी बनती है। ठीक है, एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला चाहिए, और दैट्स हाउ द कंपाउंड्स विल रिएक्ट, दे विल ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये अपन ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग में फिर से देखने वाले थोड़ा डिटेल में, बट दैट्स हाउ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दे यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट और आयनिक की अपना डिफरेंस जो है तुम्हारा थोड़ा सा 10th में हो चुका है आई बिलीव।
लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन शेयर से बनता है, आयनिक कंपाउंड डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जनरली मतलब शेयर करते हैं, ये पूरी तरह से देते नहीं है इलेक्ट्रॉन। बट ऑब्वियसली देर इज एक्सेप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपाउंड, टाइप ऑफ द एलिमेंट जिसके साथ ये मिक्स हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल बता रहे हैं अपन कि ये दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ऑलराइट, सम एलिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट मोर देन, ये ध्यान में रखो क्या कर रहे हैं अपन, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलराइट, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ये अपने को देखने को मिला। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, ग्रुप 1 के ऊपर चार्ज होता है +1, ग्रुप 2 के ऊपर चार्ज क्या होता है +2। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 1 के ऊपर 2 का चार्ज आ गया? इज इट पॉसिबल टू हैव 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑन ग्रुप 1? नहीं होता, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जो अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये भी नहीं हो सकता कि ग्रुप 2 के ऊपर 3 या 4 चार्जेस आ गए। ओके, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने को नहीं मिलता। ओके, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, रिमेंबर दैट, ऐसा नहीं, मतलब देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हो नहीं सकता बोलना एंड एक्चुअली होना। होता है, बट इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अपन अगर प्रोवाइड करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इट डजेंट हैपन। समझ में आया ना, वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सर्कमस्टेंस, उसमें ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2। ओके, बट अगर पी ब्लॉक की बात करें अपन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, सो देखें ना मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस ले लो। ओके, फॉस्फोरस इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +3 भी होता है, +5 भी होता है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। +3 में ये आयनिक हो सकता है, +5 में ये हमेशा कोवेलेंट ही रहेगा। ये सब अपने को सीखना है आगे जाके। ओके, बट यू कैन हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज द थिंग। क्लियर है? The 2 groups before the noble gases are chalcogens. Okay, chalcogens बोले तो ऑक्सीजन फैमिली, इनको अपन chalcogens बोलते हैं, नहीं ध्यान में रखा तो भी चलेगा। एंड हैलोजेंस, ओके, मतलब ये हैलोजेंस बोले तो वी ऑलरेडी नो, राइट, हैलोजन फैमिली, राइट, सो वी ऑलरेडी नो दैट। सो ये जो है दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन 2 और 1, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और हैलोजेंस क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, उस तरह से ऑक्सीजन हमेशा क्या करेंगे, बाइवैलेंट कैटायन बनाएंगे, और हैलोजेंस हमेशा कहाँ गया हैलोजन, ओके, हमेशा मोनोवैलेंट अनायन, सॉरी कैटायन नहीं, अनायंस बनाएंगे। आई मिसपोक, ऑक्सीजन हमेशा बाइवैलेंट और हैलोजेंस हमेशा मोनोवैलेंट अनायन बनाएंगे। देयर आर एक्सेप्शंस, यू गोना सी दैट एक्सेप्शंस लेटर ऑन। ओके, लेकिन ये जनरल की बात होती है। ओके, इन जनरल दैट इज व्हाट वी सी। ओके, एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब राइट हैंड के अनायंस बना रहे ऐसा बोल सकते हैं अपन, और लेफ्ट हैंड के कैटायंस बना रहे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या नाम है, जनरल स्टेटमेंट। देयर विल बी एक्सेप्शंस, ओके, एक्सेप्शंस रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन क्या मैं ये जनरल स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड के एलिमेंट कैटायन बनाएंगे, राइट हैंड के एलिमेंट अनायन बनाएंगे। और जो भी मैंने परफेक्ट पेयर की बात किया था वो तो वही कर रहे हैं ना, इजंट इट? सो दैट इज बेसिकली द थिंग कि वी गेट दैट। नेक्स्ट जो ग्रुप देख रहे हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, डी ब्लॉक इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल, ओके, सो वो होगा इस तरह से, इनर्ट गैस, देन n-1 dx NSY, ये मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ तुमको। सो इस तरह से लिख रहे हैं अपन n-1 dx NSY, ठीक से समझ लो इसका मतलब क्या होता है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो तो s में ही, x में ही जाएगा, ठीक है ना, दैट इज ट्रू। सो ये जो वैल्यू रहेगी x की वैल्यू इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 to 10, अंडरस्टूड है ना, 1 to 10। 1 अगर है तो इट इज़ अ स्कैंडियम, 2 अगर है तो इट इज़ अ टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, और अगर 10 आता है तो इट बिकम्स अ जिंक। ओके, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द x। लेकिन द वैल्यू ऑफ द y ये 1 से लेके 2 तक होती है। ओके, 1 से लेके 2 तक होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिमेंबर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था,
क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? एनीबडी रिमेंबर्स दैट? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट इसमें बताया था, बताओ फटाफट। ओके, सो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वक्त क्या 4s1 3d5 आ गया 1, तो s की वैल्यू 1 से लेके 2 तक। और कॉपर में भी अपने को यही मिलता है, कॉपर में अपन लेते हैं 4s1 3d10, इजंट इट? तो ये दो एक्सेप्शंस अपन है जिसमें ये y की वैल्यू 1 है, ओके। और जो x है उसकी वैल्यू इट कैन बी बिटवीन 1 to 10, ओके। सो वी गेट दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलराइट, इसका जो ग्रुप नंबर है वो अपन बताते हैं x प्लस वाई से, जैसे आयरन का दिया है, ओके 3d6 4s2, तो ग्रुप नंबर इसका क्या होगा 8, ओके। सो इट बिलोंग्स टू 8th ग्रुप, वेरी इजी टू डू दैट। सो हमारी 3d सीरीज़ है, 4d सीरीज़, 5d सीरीज़, ये अपन ने बोला है, देखो स्कैंडिनियम से जिंक, इटरियम से कैडमियम तक। और इधर देखो ये है लैंथनम, उसके बाद आता है पूरा 14f एलिमेंट्स, इजंट इट? फिर उसके बाद हैफ्नियम से लेके मर्क्यूरी तक, तो ये एलिमेंट्स आते हैं डी ब्लॉक में। देखो लैंथनम को अपन ने कहाँ रखा है? डी ब्लॉक में, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू, ओके। यही तुमको ध्यान में रखना है। लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स एफ के, उसके बाद फिर से डी ब्लॉक कंटिन्यू हो रहा है। और इसमें अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क। तो ये जो डी ब्लॉक है वो S और P ये दोनों के बीच में बैठाया हुआ है, इजंट इट? लेफ्ट में S आ रहा है, राइट में P ब्लॉक आ रहा है, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मेटालिक टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एंड दिस बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस डी ब्लॉक। समझ में आना ना? डी ब्लॉक की वजह से मेटल्स टू नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ओके। दीज आर मेटल्स, they have high melting and boiling point, okay, most of them except obviously maybe you can say like mercury, isn't it? Zinc, ये जो elements है mercury, zinc, इनका जो melting point है that is low. Most of them form colored compounds and complex compounds. This is very important point, याद रखना है, okay? Most of them क्या कर रहे हैं? Colored compounds बना रहे हैं, and they also form complex compound. अब this probably will see, okay, इतना important point नहीं है, लेकिन इसके ऊपर there is an entire chapter called as coordination chemistry, ठीक है? 12th में एक पूरे का पूरा चैप्टर ही दे दिया है इन कॉम्प्लेक्सेस को। सो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं इनके बारे में बताते रहूँगा। जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक आएंगे 12th में तो पूरा बता दूंगा एक साथ, फिर तब पूरा डिटेल में तुमको मालूम हो जाएगा। इट्स अ इजी चैप्टर, इट्स अ इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, ऑलराइट। एंड आई लाइक टीचिंग दिस चैप्टर क्योंकि काफ़ी विजुअलाइजेशन करना पड़ता है इसमें। इट्स अ वेरी नाइस चैप्टर एक्चुअली, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है दे मेक एक्सेलेंट कैटलिस्ट। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज, क्रोमियम, ओके, निकल, कैडमियम, प्लैटिनम फॉर एग्जांपल। प्लैटिनम हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, ऑलराइट। सो दे स्पीड अप द रिएक्शन सो फास्ट दैट द रिएक्शन दैट वुड एक्चुअली टेक डेज और मंथ्स और ईयर्स, ये घंटों में ख़त्म हो जाती है, ओके। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट दीज कैटलिस्ट आर, ओके। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो लगती है हमको फॉर अ कैटलिस्ट टू बी अ गुड कैटलिस्ट, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट जस्ट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टर्म हम आगे यूज़ करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। +2 का +3 हो गया, +3 का फिर से +2 में आ गया, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरचेंज हो रहा है, ओके। 4 से 2 में, 2 से 4 में वापस, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो है ये ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है। दे आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। और ये हमने लास्ट इसमें देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इफ यू रिमेंबर दैट, कि वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैट एलिमेंट। क्लियर है ना?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते, तो उससे अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते यूजिंग द फॉर्मूला L+2। क्लियर है? ओके, सो दीज आर पैरामैग्नेटिक। समझ में आया ना? पैरामैग्नेटिक का मतलब हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग जो अपना ये फॉर्मूला था ना, मैग्नेटिक इज इक्वल टू, सो दैट वाज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट। इसको अपन बोर मैग्नेटॉन में कैलकुलेट करते हैं। Many transition elements have their compounds used as catalyst। ये मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो एज ए कैटलिस्ट करके यूज़ करते हैं। इनके बारे में अपने को धीरे 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 पता चलेगा, ओके। और लास्ट चीज़ जो देख रहे हैं अपन, दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। एफ ब्लॉक एलिमेंट का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं, n-2 लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, ओके। F2 to 14, n-1, D 0 से 1 और NS2। देखो वैलेंस शेल है NS2, ओके। दिस इज व्हाट यू से पेनल्टीमेट सेल, ओके, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना, पेनल्टीमेट, एंड दिस इज एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट मतलब उसके पहले वाला एक एग्जाम्पल लेना है तो जैसे टेक example of we took couple of examples है ना, we'll take 2 examples basically। वही example लेते हैं because that is the best I'm actually remembering right now। so use lanthanum, okay। lanthanum का electronic configuration आता है 6s2, okay, 4f0 and 5d1, and then cerium is 6s2, 4f2, 5d0, alright। तो इस तरह से अपन फिल करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट यू सी इज कि ये जो है, ओके, दिस इज योर ns, दिस इज n-2, ओके, n-2f ये वाला, एंड दिस इज n-1d। क्लियर है क्या? तो इस तरह से अपन इसको डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो ns है उसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे, तो ये रहेगा ही रहेगा। n-2f मतलब ये वाला, उसमें यू कैन सी एक इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ओके। लैंथनम में 0 है, सीरियम में सीधा 2 आ गए, ओके। सो 2 से लेके 14 तक रहेंगे इसमें, ओके। इसमें एक इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ओके, n-2 में। एंड दिस पेनल्टीमेट वाला जो n-1d विच इज दिस, ओके, दैट, तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा विच इज वी कैन सी दैट यू कैन हैव आइदर 0 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 0 है और 1 है, ओके। सो 0 से लेके 1 या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा d में, ऑलराइट। एक से ज़्यादा नहीं होते जनरली, ओके, मतलब इसे देखा नहीं गया है कि एफ ब्लॉक में डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। यू कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन, इफ नॉट देन इट्स गोइंग टू बी एम्प्टी, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन फिर एफ में रहेंगे। ये समझ में आया क्या? दे आर मेनली रिलेटेड टू थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रिलेटेड बोले तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो लैंथनम से रिलेटेड है, ऐसा बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज they come right after the third group, so essentially their properties related to that third group, ऐसा अपन बोल रहे हैं यहाँ पे। but essentially their properties are very similar to D block element, isn't it? तो D block के जैसी ही properties है। so these elements are called as inner transition element, क्योंकि D block को अपन क्या बोल रहे हैं, transition, तो F block को अपन बोलेंगे inner transition, और they are also called as rare earth element or heavy metals, okay, and they are placed separately below the main periodic table। जो elements आफ्टर यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर आता है 92, तो 92nd एलिमेंट है यूरेनियम। तो अप टू यूरेनियम इट इज़ फाइन, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है दे आर अनस्टेबल एंड दे डोंट एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है। यूरेनियम भी अनस्टेबल है ऑब्वियसली, इट इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन 92nd के बाद वाले जो एलिमेंट है ये नेचुरली अकर नहीं करते, ठीक है। दीज आर ऑल मैन मेड इन लेबॉर्ट्री। इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, मतलब पोस्ट 92 एलिमेंट्स जो है
पोस्ट 92 जो एलिमेंट्स है दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, क्योंकि यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स है, दीज आर ऑल मैन मेड एलिमेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 92 के पहले मैन मेड नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि 92 के बाद वाले सारे के सारे ओके मतलब 93 से लेके 118 तक ये मैन मेड है ओके और कुछ मैन मेड एलिमेंट्स उसके पहले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज़ वाइज अगर देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मिलती जुलती है, ठीक है। थोड़ा ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली इनमें ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी तुमको मिलेगी, ऑलराइट, बट दे एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। सो इनमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा, दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड दे ऑल्सो फॉर्म कलर्ड आयंस। ये प्रॉपर्टी हमको डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में भी दिखी थी, yes or no? So these are the same property that we see in D block elements, okay? So we'll stop at this point, इसको हम continue करेंगे next class में, okay? Alright guys, I'll see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.